हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का सम्यक आईएएस में हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी सीएसई मेंस का जो जीएस 4 पेपर है, एथिक्स पेपर, उसका डिस्कशन। हम कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे ये पेपर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये पूछा गया है यूपीएससी सीएसई मेंस 2024 के अंदर। आज का क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसको अपन को डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दिखने में काफी बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें यूपीएससी ने पूछी है। क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड। ठीक है, ये किसके आउटकम है? ह्यूमन ग्रीड के। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हेडिंग टुवार्ड्स लॉस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी आइलैंड कम्युनिटीज है जो सबमर्ज होती चली जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो नीचे पूछा है क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट होता है, हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। आप कैसे सोसाइटी और एनवायरमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम ला पाएंगे? अब इस क्वेश्चन को आप जोड़ सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी, जहां पे आप बात करोगे लाइफ अबव अर्थ की, लाइफ बिलो वाटर की। इस क्वेश्चन को जोड़ा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो ऑब्जेक्टिव जहां पे अपन पीपल को प्रायोरिटाइज करेंगे रादर देन प्रॉफिट को, जब अपन बात कर रहे हैं एथिकल पर्सपेक्टिव से। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कैसे बैलेंस लाओगे आप सोसाइटी के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में, और कैसे प्रमोट करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव्स। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। जो जनरल मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करने के लिए हम बता रहे हैं कि प्राइमरी जो सारा का सारा ये है वो किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जो काफी सारा थ्रेट क्रिएट कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं। तो आप देखो, सबसे पहला लिखा हुआ है, जब भी अपन क्लाइमेट की बात करते तो आपने सुना होगा, अर्थ इज एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। क्योंकि यहाँ पे आप देखो क्या बनता जा रहा है, मैन जो है वो यूटिलिटेरियन बनता जा रहा है, अपनी यूटिलिटी के लिए रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, अपनी यूटिलिटी के लिए क्लाइमेट का यूज कर रहा है, अपने बेसिकली प्लेजर को मैक्सिमाइज करने के लिए इन सारी चीजों को यूज कर रहा है। क्योंकि आज कैसा कल्चर आ चुका है? मेटेरियलिस्टिक कल्चर आ चुका है, हेडोनिस्ट कल्चर आ चुका है, वेस्टर्नाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, जहां पर हम क्या बन गए हैं? हम जस्ट एक कंज्यूमर बन गए हैं। तो एग्जामिनर को ये सारे पर्सपेक्टिव आप दिखा सकते हो कि मैन बिकम्स वन डायमेंशनल। कौन से डायमेंशन? केवल और केवल हमारी इकोनॉमिक डायमेंशन बची है। इसका रीजन है कि ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो पहले दिखाना पड़ेगा क्या क्या रीजन है, क्या क्या इश्यूज है। तो जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आप सोचो, डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस डेवलप्ड का भी एग्जांपल ले सकते हो। डेवलपिंग कंट्रीज पे काफी ज्यादा बर्डन फेस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। वहां पे पॉवर्टी, वहां पे हंगर, वहां की आइलैंड कम्युनिटीज का सबमर्ज होना, ये सब एथिकल वल्नरेबिलिटी यहां पर दिखाता है। उसके बाद आप देखो, इससे ये इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। क्लाइमेट की वजह से माइग्रेशन बढ़ रहा है। आप देखोगे पूरा का पूरा वेस्ट एशिया वाले रीजन के अंदर, या जो छोटी छोटी आइलैंड कम्युनिटीज है उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। तो ये भी एक रीजन है जो बेसिकली पीपल की डिग्निटी के अगेंस्ट में है। इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। एथिकल टर्म यूज करने पड़ेंगे। डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट कैसे हो रहा है, ह्यूमन डिग्निटी के कैसे खिलाफ है, कैसे यूटिलिटेरियन आपका पर्पस बनता जा रहा है, कैसे हम प्लेजर सीकिंग एनिमल बनते जा रहे हैं, वो सारी चीजें। फिर आप देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने सारा का सारा पॉल्यूशन फैलाया, और आज किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ रही है? इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट का एग्जांपल दे सकते हो, या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो सीओपी कॉन्फ्रेंसेज होती है उनका रेफरेंस देके यहां पर दिखा सकते हो। ये सारी चीजें यहां पर आप दिखा सकते हो। और आप सोचो, बहुत सारी जो कम्युनिटीज है वो आज क्या होती जा रही है? एक्सटिंक्ट होती जा रही है ड्यू टू द बेसिकली क्लाइमेट इनजस्टिस। तो वो भी आप यहां पर दिखा सकते हो। टेक्नोलॉजी का एग्जांपल आप यहां पर दिखा सकते हो। ये सारे एथिकल इश्यूज है जो यहां पर देखने को मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन आएगा कि कैसे आप सोल्व आउट करोगे, क्या क्या सारी की सारी चीजें यहां पे लोगे। तो उसके लिए कुछ अप्रोचेस यहां पर दी है कि हमें किसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा? हमें पीपल को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ओवर द प्रॉफिट। हमें यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमें बेसिकली क्लाइमेट जस्टिस अप्रोच पे जाना पड़ेगा। हमें गांधी जी का सेल्फ सफिशिएंट या लिमिटेड रिसोर्सेज वाली अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी तरीके हैं कि हमें वे ऑफ लाइफ कंज्यूमरिस्टिक नहीं बनाना, हमें
हमारा वे ऑफ लाइफ कैसा बनाना है जहां पर हम प्रमोट कर सके सेल्फ सेटिस्फेक्शन को। तो आप इसको बुद्धिज्म से रिलेट कर सकते हो, गांधीयन फिलोसफी से रिलेट कर सकते हो, इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर रिलेट करना है आंसर में इन पॉइंट्स के अलावा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर आप दिख रहे हैं, इनको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। हमें ऐसी अप्रोच लानी है जो सबके साथ इक्विटी लाए, जस्टिस लाए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बना के दिए गए हैं। हमें सॉलिडरिटी पे फोकस करना है ताकि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का भी हम सपोर्ट कर सके और सभी को साथ में सामंजस्य के अंदर ला सके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सकता है। आप इसमें चाहो तो कुछ एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे ग्रेटा थेनबर्ग का जो मूवमेंट था क्लाइमेट फॉर फ्यूचर, उसका एग्जांपल आप यहां पर डाल सकते हो। आप लोगों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, पूरे के पूरे हेड ऑफ द स्टेट्स थे वो पानी के अंदर खड़े हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नाउ ये टाइम आ गया है, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो क्लाइमेट एक्शन के लिए या क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ये सारे एग्जांपल्स और सारे पॉइंट्स यहां पर आप यूज करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी कोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। 3 अलग अलग कोटेशंस यहां पर दिए हुए हैं, उन पे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद। तो देखते हैं क्या कोटेशन यहां पे पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स। दूसरों से जो भी अच्छा मिले सीख लीजिए, ठीक है। आगे, बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे। लेकिन जब आप उसको अपने में अप्लाई कर रहे हो तो अपने वे में अप्लाई कीजिए। बट क्या लिखा, बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे, एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। मतलब यही बोलते ना कि अपनी आइडेंटिटी लूज मत कीजिए, जो जो अच्छी चीजें मिल रही है उनको सीखिए। जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन मीन। जहां से जो जो अच्छा मिला उसको हमने क्या किया, हमारे डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसको हमने अकोमोडेट किया और उसको अप्लाई करवाना स्टार्ट किया। और ऋग्वेदा भी इसी चीज को बोलता है कि जो भी चीज है, जो भी नॉलेज आ रही है फ्रॉम द आउटसोर्स, उसको बेसिकली ग्रहण कीजिए, अपने अंदर अपने हिसाब से उसको आत्मसात कीजिए या अप्लाई कीजिए। तो ये स्टेटमेंट था स्वामी विवेकानंद का। अब क्वेश्चन था इसको लिखेंगे कैसे, क्या क्या चीजें यूज करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल आपको यूज किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो हम दूसरों से चीजें सीखेंगे, उनको अपने कॉन्टेक्स्ट में लाएंगे और फर्दर बेसिकली अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों का एज इट इज कॉपी मान ले। तो इट इज नॉट अबाउट द कॉपी पेस्ट, इट्स अबाउट द लर्निंग। आप सोचो रिलीजन से हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती है। आप एग्जांपल दे सकते हो कि सिखिज्म के अंदर जो लंगर की प्रैक्टिस है वो क्या सिखाती है, किस तरह से कम्युनिटी के अंदर हार्मनी बढ़ाई जाए, ठीक है। जैनिज्म के अंदर जो चैरिटी की प्रैक्टिस है वो क्या बढ़ाती है कि किस तरह से बेसिकली अपन सर्विस दे सके ह्यूमैनिटी को, किस तरह से बेसिकली हम अपने हितों को छोड़ के बेसिकली किस पे जा सके, हम जा सके परोपकार पे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बट उसको कैसे अपन अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन एड्रेस करते हैं, दैट इज द लर्निंग फ्रॉम अदर्स वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हो। जो भी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, पहले उसका मीनिंग समझाना एग्जामिनर को। मीनिंग समझाने के बाद अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में विद एथिकल पर्सपेक्टिव, विद एग्जांपल्स उसको अपन ओपन करते जाएंगे, अलग अलग फिलोसॉफीज के साथ लिंकेज करते हुए। जैसे पहला लिखा कि आप क्या कर सकते हो, ये हमें क्या देता है। आप सोचो जैनिज्म के अंदर जो आपका प्रिंसिपल है, जहां पे अपन बात करते हैं शाद्वाद की, ठीक है, जहां पे बात करते हैं अनेकांतवाद की, तो ये क्या देता है, जब हम दूसरों से सीखते हैं तो हमें एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलता है। हम एक ऐसी पर्सनालिटी बनते हैं जहां पर हमारे अंदर क्या मिलेगी, हम टॉलरेंट भी बनते चले जाएंगे एथिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है, एब्जॉर्ब किया है, अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको ढाला है। तो आप सोचो अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग एक्सपीरियंस क्या करते हैं, आपके नॉलेज को एनहांस करते हैं। और सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वही क्या है, वर्च्यू है। तो जस्ट मीनिंग दिखा रहे हैं कि आप क्या करो, उसको अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज है उसको बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे पहला एग्जांपल यहीं पे लिखा है, अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम द मेनी कंट्रीज, बट हमने उसको हमारे अकॉर्डिंग उसको ढाला है, जो कि बेसिकली क्या हो गया, हमारा काइंड ऑफ पैच वर्क हो गया। इससे क्या बढ़ती है, हम इंटेलेक्चुअल होते हुए भी ह्यूमैलिटी की तरफ जाते हैं। आप सोचो इंटेलेक्चुअल ह्यूमैलिटी, जहां पे आप एक्नॉलेज करोगे दूसरों की वैल्यूएबल नॉलेज को। क्यों, जैसे कि अपन बात करते हैं ना, सर्वधर्म संभाव, रिलीजियस हार्मनी, दूसरों के व्यूज को रेस्पेक्ट करना। आप बता सकते हो जब ये सारी चीजें होती है तो हम कैसे इंसान बनते हैं, हम एक ऐसे इंसान बनते हैं जो दूसरों के राइट्स को रेस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। और असली में वही लिबर्टी है, अपने राइट्स तो कोई भी प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन जिस दिन आप दूसरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना सीख गए तो आप इंटेलेक्चुअल होके ह्यूमिलिटी आप में आ जाएगी। इंटीग्रिटी आपको सीख जाएगी। क्यों इंटीग्रिटी सीखेगी,
क्योंकि आप सोचो इंटीग्रिटी का मतलब कैसे रिलेट कर सकते हो, जैसा सोचा, जैसा बोला और जैसा एक्शन लिया, तीनों के अंदर सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी से एंड हाउ वी एक्ट। और इसी का सिंक्रोनाइजेशन कौन बना देगा, जब आप बेसिकली दूसरों से वैल्यूज लेना सीखोगे। तो ये अलाइन आपको बढ़ाने में मदद करेगा। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी मैंने बता दी है। सेल्फ डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा। जैसे अपन बोलते हैं ना बेस्ट प्रैक्टिसेस वही तो होती है जो जहां जहां पे अलग अलग कंट्रीज के बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको अपनी कंट्री की डोमेस्टिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। ये भी आपका बढ़ेगा। जैसे महात्मा गांधी ने, आप लोगों ने देखा होगा, महात्मा गांधी ने बहुत अलग अलग जगहों से सीखा। उन्होंने वेदास से भी सीखा, उन्होंने लियो टोल्स्टॉय से भी सीखा, उन्होंने जेरिज्म से भी सीखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने थोरो से भी सीखा। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे अलग अलग आइडियाज अलग अलग लोगों से सीखे। सत्याग्रह कहीं और से आया, नॉन वायलेंस कहीं और से आया, और उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको यूटिलाइज किया। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देके अपने आंसर को आप आगे बढ़ा सकते हो। फिर रेलेवेंस टू पब्लिक सर्विसेज में आप बढ़ा सकते हो, आपकी पॉलिसी मेकिंग में, आपकी एथिकल गवर्नेंस में, आपका जो गवर्नेंस में आपका जो इनोवेशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है। आप सिविल सर्वेंट कैसे बनोगे, इनोवेटिव भी बनोगे, क्रिएटिव भी बनोगे, आपके पास इंटीग्रिटी भी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होगी, लीडरशिप भी होगी, ट्रांसपेरेंसी को भी प्रमोट करोगे। बहुत सारी चीजों से लिंकेजेस करते हुए इसको आप दिखा सकते हो। जैसे आप सोचो कोरोना के टाइम पर कितने सारे अलग अलग मॉडल्स आए अलग अलग कंट्रीज के, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली अपन आगे बढ़ते गए। तो नीचे इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखे हैं पॉलिसी मेकिंग को लेकर। नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं इनोवेशन को कैसे प्रमोट करता है। बहुत सारे ग्लोबल प्रोजेक्ट, डॉक्टर कलाम का एग्जाम्पल लिखा है जिन्होंने बहुत सारे मॉडल स्टडी किए टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो आप दिखा सकते हो। कल्चरल सेंसिटिविटी काफी अच्छी प्रमोट होती है, जहां पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, दूसरे देशों की बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस को, जैसे नमस्ते रशिया करके प्रोग्राम है हमारे, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा सकता है। फिर एबिलिटी ऑफ डिप्लोमेट्स, इसको आप इंटरनेशनल एथिक्स से भी रिलेट कर सकते हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। जो फर्स्ट मैंने आप लोगों को बोला कि जहां पर आप दूसरों से सीखेंगे लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है सीधा कट कॉपी पेस्ट करके अपन अदर्स बन जाएंगे। तो बहुत सारे एथिकल डायमेंशन इस आंसर के अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं। एक अच्छी डायमेंशन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक यहां तक ये दोनों क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर होंगे कि एथिक्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड हाउ वी कैन एड्रेस ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नाउ तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया, उसका मीनिंग समझाओ, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझाओ, अलग अलग फिलोसोफर अलग अलग डायमेंशन में खोलो, अलग अलग एग्जाम्पल से रिलेट करते चले जाओ, उस आंसर को अपन फुलफिलिंग आंसर कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये भी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फेथ इज ऑफ नो अवेल इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। Faith is of no avail in the absence of strength. Faith and strength both are essential to accomplish any great work. सरदार पटेल साहब का स्टेटमेंट है कि बिना स्ट्रेंथ के फेथ का कोई फायदा नहीं है। तो मतलब फेथ और स्ट्रेंथ दोनों एसेंशियल है किसके लिए, अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क। तो दो मेजर मुद्दों पे यहाँ पे बात की जा रही है। वन इज द फेथ, मतलब बेसिकली आपका विश्वास, अनदर इज द स्ट्रेंथ, मतलब आपकी ताकत। ये दोनों जरूरी है अगर आपको किसी ग्रेट वर्क को करना है। अब इस एग्जाम्पल को समझा रहे हो तो पहले तो आप समझाओ कि कैसे फेथ और स्ट्रेंथ दोनों जरूरी है किसी ग्रेट वर्क को अचीव करने के लिए। फिर आप दिखाओ कि अगर आपके पास फेथ नहीं होगा लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ है तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फिर आप दिखाओ कि आपके पास केवल और केवल फेथ है, स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब दोनों में से एक है और एक नहीं है, तो उसमें क्या रिपरकशंस होंगे, और उस तरह से डायमेंशन खोलते चले जाओ। क्योंकि जरूरी नहीं है ना फेथ भी हो स्ट्रेंथ भी हो। अगर फेथ होगा तो क्या होगा, अगर स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ है तो क्या होगा, वो सारी चीजें समझा सकते हैं। जैसे आप देखो पहले यहां पर समझाया गया, जस्ट मैंने यहां पर बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो वो एक की फिगर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मतलब समझाओ। जितने भी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फेथ का मतलब क्या है। फेथ का मतलब है आपके अंदर अनवेवरिंग बिलीफ, जहां पे आप बिलीव कर रहे हो किसी पर्सन के अंदर, हो सकता है एवरीथिंग, रिलीजन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, पर्सनालिटी हो सकती है। तो फेथ का मतलब होता है अनवेवरिंग बिलीफ एंड कन्विक्शन इन वंस गोल और आइडियल। जो भी आपका गोल है, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको फेथ करना पड़ेगा कि ये फैकल्टीज है, ये मेंटोर है, हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमें पूरा का पूरा अपनी रूपरेखा बनानी पड़ेगी। तो फेथ का मतलब अपने आइडियल के प्रति, अपने गोल के प्रति आप तरह से बोलोगे अनवेवरिंग बिलीफ। ये क्या देता है आपको, मोटिवेशन देता है ताकि आप सारे चैलेंजेस को, और ध्यान रखना जब आपका फेथ क्लियर होगा ना, आपका पर्पस बहुत क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस लेकर आएगा और आपको इंस्पायर करेगा कि मैं उस कोर्स
तक जल्दी से जल्दी पहुंचूं। तो पहले एग्जामिनर को डिफाइन कर दो कि व्हाट डज मीन बाय फेथ, फेथ क्या है, ठीक है, फेथ हमें क्या देता है। तो पहली चीज डिफाइन करना व्हाट इज फेथ। अब जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया सिविल राइट मूवमेंट को लेकर, मार्टिन लूथर किंग ने फेथ था उनका इक्वालिटी में, सपोर्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। अब ध्यान से समझना कि जैसे मान लो किसी पर्सन का फेथ है कि उसको क्या करना है, लिबर्टी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे सिविल राइट्स को पहुंचाना है, तो उसने उसके लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए, अलग अलग बेसिकली रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। तो वन थिंग इज द फेथ को समझा दिया, उसका एग्जाम्पल दे दिया। नाउ स्ट्रेंथ क्या है, अब स्ट्रेंथ बेसिकली पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। स्ट्रेंथ आपकी लेजिटिमेसी को बढ़ा भी सकती है, स्ट्रेंथ आपकी लेजिटिमेसी को कम भी कर सकती है। तो अब एग्जामिनर को समझा तो स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का बेसिकली मान लो आपने डायग्राम बना दिया कि मेरे लिए स्ट्रेंथ का मतलब है अलग अलग टाइप की स्ट्रेंथ हो सकती है। फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई आपकी, ठीक है, सेकंड आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हो गई, कितने आप इंटेलिजेंस हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तीसरा आपकी इमोशनल स्किल हो गई, और चौथी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो गई। तो अलग अलग टाइप का बेसिकली स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी, कि आप किस टाइप की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल की, इमोशनल की, फिजिकल की, मेंटल की, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपने एग्जामिनर को दिखा दिया स्ट्रेंथ ये वैरायटी हो सकती है। अब यहां पर बताओ अगर दोनों साथ में आ जाएगी, फेथ और स्ट्रेंथ साथ में आ जाएगी, तो क्या क्या आपको मिलेगा, वो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। कि आप सोचो इमोशनल इंटेलिजेंस भी साथ में आ रही है, करेज भी साथ में आ रहा है, आपका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द गोल वो भी साथ में आ रहा है। तो सरदार पटेल क्या बोलते हैं कि फेथ और स्ट्रेंथ अगर साथ में आ जाए, हमारे स्ट्रेंथ का मतलब इट्स काइंड ऑफ एनर्जी, उस गोल के प्रति जो हमें एनर्जी चाहिए, दैट इज अवर स्ट्रेंथ। तो अगर दोनों साथ में आ जाए तो गोल आपको ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगा। तो एक तो डायमेंशन ये होगी जो आपने बता दी। अब मैंने बोला अगर फेथ है विदाउट स्ट्रेंथ है, मतलब मैंने आपको बोला ना एग्जामिनर को ये भी दिखाना पड़ेगा कि फेथ है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या होगा, तब आप दिखाओगे, इससे क्या होगा, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे। और अगर उल्टा दिखा दो, स्ट्रेंथ है लेकिन फेथ नहीं है, तो उसकी वजह से आपका एक्शन एमलेस हो जाएगा। मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा साइमन बायल्स, जिन्होंने लास्ट में फाइनल में जाके ओलंपिक से बेसिकली अपने आप को वापस ले लिया था, ठीक है। उसके पीछे उनके मेंटल हेल्थ के पीछे बहुत सारे रीजन बताए गए थे, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में जाते जाते उनकी स्ट्रेंथ वीक हो गई हो सकता है उनका उस गोल के प्रति फेथ खत्म हो गया हो। तो ध्यान रखना, फेथ और स्ट्रेंथ दोनों कंबाइन होंगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर एक भी चला गया तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे जो यहां पर दिखाए। जैसे यहां पे एग्जांपल भी लिया है, ओलंपिक स्विमर जो माइकल फेल्प्स से, आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल इन्होंने जीते हैं आपके स्विमिंग के अंदर। इन्होंने फेथ दिखाया अपनी ट्रेनिंग के अंदर और अपने गोल्स के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने बोला कि सब लोग 12 घंटे कर रहे हैं तो मैं 20 घंटे ट्रेनिंग करूंगा, 18 घंटे ट्रेनिंग करूंगा, ताकि लोगों से मैं आगे निकल पाऊं। बट हिज स्ट्रेंथ टू परसीव थ्रू रिगोरियस ट्रेनिंग एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एनेबल्ड हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स। तो दोनों साथ में मिल गए। जैसे इसरो का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार फेल हो गया, आप लोगों ने देखा होगा जब मिशन फेल हो गया तो इसरो के जो चेयरमैन थे के सिवन, वो बेसिकली रो रहे थे, लेकिन उन्होंने दिखाया फेथ कि हमारे पास स्ट्रेंथ है और अगर हम फेथ रखेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको पता है इंडिया का स्पेस का जो पोटेंशियल इसरो ने दिखाया है, इतने लोको सैटेलाइट, इतने अलग अलग टाइप के मिशन जो इसरो ने लॉन्च किए। तो जस्ट एन एग्जांपल है यहाँ पे कि क्या हो सकता है। जैसे कि आपको चंद्रयान मिशन के बारे में, मंगलयान के बारे में, अभी शुक्र के बारे में, तो ध्यान रखना लीडर्स के अंदर बेसिकली फेथ और स्ट्रेंथ दोनों जरूरी है। जैसे टीएन सेशन का एग्जांपल आप ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिनके पास स्ट्रेंथ भी था, जिनके पास फेथ भी थी। इनका एग्जांपल आप दिखा सकते हो, बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए ताकि हमारा इलेक्शन कैसा बन सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बन सके। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल, इसको इस तरह से आप अप्रोच कर सकते थे, जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एथिक्स में पूछे गए थे। इस तरह से अप्रोच करना काफी इजी रहता है, ताकि आपको पता हो, मीनिंग समझा दो, मीनिंग समझाने के बाद उसको एग्जांपल दे दो, फिर आप बता दो कि फेथ और स्ट्रेंथ दोनों है तो क्या क्या होगा, फिर आपने बता दिया फेथ है स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या होगा, फिर आपने बता दिया स्ट्रेंथ है फेथ नहीं तो क्या होगा, और लास्ट में इसको कंबाइन कर दीजिए कि दोनों जरूरी है, ताकि आप क्या कर सको। जैसे इसरो का एग्जाम्पल दिया, जैसे माइकल फेल्प्स का एग्जाम्पल दिया, जैसे टीएन सेशन का एग्जांपल दिया, ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। दैट इज वेरी गुड फॉर दिस एग्जांपल। तो यहाँ से लास्ट में मैंने इसका वो भी लिख दिया कि सरदार जी विजडम रिमेन्स रेलेवेंट, गाइडिंग लीडर्स टू कल्टिवेट बोथ फेथ एंड स्ट्रेंथ फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। इस तरह से लास्ट में इसका कंक्लूजन भी लिखा जा सकता है। आई होप ये सब लोगों को क्लियर होगा, इजीली यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ द लास्ट कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आप चाहो तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आप जो बना सकते हो, कुछ एग्जांपल जो यूज कर सकते हो, लिख के डालिएगा।
इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स। मतलब लॉ के टर्म्स के अकॉर्डिंग मैन कब गिल्टी है, जब वो दूसरों के राइट्स का वॉलेट करता है, बट इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। लॉ के अकॉर्डिंग तो आप गिल्टी कब हो, जब आपने क्राइम किया है। एथिक्स के अकॉर्डिंग आप गिल्टी कब हो गए, जब आपने क्राइम करने का सोच लिया है, अभी तक क्राइम किया नहीं है। इसको बोला जाता है भाव हिंसा। भाव हिंसा का मतलब आपने अपने मन के अंदर, अपनी थॉट्स के अंदर वायलेंस वाली जो चीजें हैं वो आपके माइंड में आ गई है, तो आपके माइंड में हिंसा हो चुकी है। आप सोचो कितनी बड़ी चीज है कि आपके मन में सोचने की वजह से हिंसा हो गई है, अभी तक हिंसा आपने की नहीं है। तो ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज है जिसको आप रिलेट कर सकते हो, पर्टिकुलरली काफी सारे रिलीजन से, जैनिज्म से, जहां पे भाव हिंसा के बारे में बताया गया है। हिंदुइज्म किससे भी रिलेट किया जा सकता है। तो आप सोचो कितनी बड़ी चीज है। यहाँ पे इस चीज को दिखाने के लिए बहुत सारे थ्योरीज भी यूज कर सकते हैं। आप सोचो लॉ कब इफेक्ट में आता है, जब आपने कुछ रॉन्ग डूइंग कर दी है, कुछ गलत कर दिया है। लेकिन एथिक्स आपके लिए क्या है, मोरल सैंक्शन है। एथिक्स आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए मैंने क्या बोला, इंटीग्रिटी इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ व्हाट वी थिंक, व्हाट वी से एंड हाउ वी एक्ट। इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन है। अब आपने गलत सोच लिया ना, अब गलत सोच लिया तो आपके मुंह से गलत निकलेगा और आप गलत ही काम करोगे, तो आप एथिकल पर्सपेक्टिव से क्या हो जाओगे, पूरी तरह से गलत ठहराए जाओगे। तो आप इसको यहां से रिलेट कर सकते हो कि जब हमने हिंसा नहीं की है लेकिन सोच लिया है, तो भी बेसिकली क्या हो चुका है, माइंड से। तो यहां पे यही दिखाया है कि एथिक्स बेसिकली आपके इंटेंशन पे बात करता है। ध्यान रखना, एथिक्स इज रिलेटेड टू योर कॉन्शियंस। आप कैसा सोचते हो, क्या सही है क्या गलत है, आपके इंटेंशंस कैसे हैं। और जैसे गांधी जी ने बोला है, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स, व्हाट वी थिंक वी बिकम्स। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। उसको भी यहां से रिलेट कर सकते हो कि हम इनर कॉन्शियंस से गाइड होते हैं। अब सोचो, लो इंटेंट के हिसाब से नहीं चलेगा, लो करेगा कि आपने कैसा कार्य किया है। तो आप यहां पर दिखा सकते हो कि लो और एथिक्स में इसको शुरुआत कहां से करोगे, जहां पे आप दिखा दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो एंड एथिक्स। ठीक है, एथिक्स आपका इनर कॉन्शियस से चलता है। एथिक्स बेसिकली आपका किससे चलता है, जहां पे आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, आपके एंड्स और जो मीन्स है वो दोनों प्योर होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि एडल्ट्री है, वो एक क्रिमिनल एक्ट है इन इंडिया में, बट आप सोचो बाय लॉ, आप सोचो एडल्ट्री वाज ए क्रिमिनल एक्ट इन इंडिया टिल वेरी रिसेंटली बाय लॉ एज वेल एज एथिक्स। ठीक है, नीचे आप देखो, नाउ इट इज डीक्रिमिनलाइज्ड बाय लॉ बट लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी स्टिल कंसिडर इज अनएथिकल। तो आप एग्जांपल दिखा सकते हो कि हो सकता है कोई चीज लॉ के अकॉर्डिंग हो अनएथिकल हो, लेकिन बेसिकली वो कानून के अकॉर्डिंग एथिकल हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सब लोगों ने नाम सुना होगा। लॉ के अकॉर्डिंग एथिकल है, लेकिन एथिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये अनएथिकल है, क्योंकि इसमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है। लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है, उनकी इनर कॉन्शियस पूरी खत्म हो चुकी है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पर दिखा सकते हो, इस टाइप के एग्जांपल भी। तो यहाँ पे आपको रिलेट करना है। जैसे मान लो आप सोचो, इन इंडिया के अंदर अगर कोई पर्सन लीगली इवेड करता है टैक्स को लूपहोल्स का यूज करके, बट एथिकली तो वो गलत हो गया ना। ठीक है, जहां पे उसने सोच लिया कि मुझे गलती करना है, अब उस गलती को भी मैंने लीगली सही ठहरा दिया, तो लॉफुली भले ही आप सही हो, लेकिन इंटेंट की हेल्प से आप क्या हो जाओगे, गलत। आपने बेसिकली गलत कर दिया है। एथिकली लॉफुली आप सही हो, बट एथिकली आप गलत हो चुके हो, क्योंकि आपने टैक्स बचाने के लिए जितने भी लूप होल्स थे उनका यूज कर लिया। वो एग्जांपल यहां पर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि लॉ जो है आपका वो चलता है बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, और एथिक्स चलता है आपके प्योर इंटेंशंस के साथ। तो जैसे मान लो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर, समटाइम्स लॉज आर आल्सो ड्रिवन बाय इंटेंट। हो सकता है कई बार लॉ भी इंटेंट के साथ आ जाए, जैसे कि आपका रिकॉग्निशन ऑफ, ये भी एक अच्छी डायमेंशन है। हो सकता है कभी लॉ और इंटेंट दोनों सेम हो रहे हो, जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स के केस में हो सकता है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करें, तो वो भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। तो 3-4 एग्जांपल आप दे सकते हो। लास्ट में इसका कंक्लूजन ये है कि हमें एक जस्ट सोसाइटी बनानी है, इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है, रूल बेस्ड बनानी है, ताकि ह्यूमंस को हम फ्लरिश करने में मदद कर सके। और हम चाहते हैं कि एथिक्स और लॉ आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, ना कि एक दूसरे से अलग जाए। इसी को चाहो तो आप कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स से भी जोड़ सकते हो। तो ये आज का डिस्कशन था। ठीक है, तो ये एथिक्स के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक अप्रोच मिलेगी कैसे अपन इन सारी चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।